यस सर। हाँ बताओ अब आंसर। सर आपकी बात कट गई थी, वो मीटिंग एंड हो गई थी जरा। नहीं, वो आप एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे। सर एक्चुअली में मैंने लेट ज्वाइन किया था इस वजह से। ठीक हो गया। देखो भाई, ये आपके पास, अब आपने क्या किया है यहाँ पे, पीरियड को डिवाइड कर दिया कि फॉर द फर्स्ट पीरियड बिफोर चार्जिंग पीरियड आपकी बैटरी कितनी डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो वो इन सब का सम है। तो ऑलमोस्ट 14 किलो वाट आवर जो है, जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है बिफोर इट हैज़, मतलब कोई अवेलेबिलिटी आपके पास होगी चार्जिंग का। ये आपका चार्जिंग पीरियड है। फिर उसके बाद अगेन बैटरी आपकी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा सिस्टम सिर्फ 1 साल के लिए है, जो कि क्वाइट मतलब रेयर कंडीशन होती है, तो इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द जनवरी, तो मेरी बैटरी जनवरी में फुली चार्ज होनी चाहिए इनिशियली, और फिर ये आस्ता-आस्ता डिस्चार्ज होती रहेगी अंटिल आप कह लो जून का पीरियड, देन स्टार्ट चार्जिंग। So for the 1 year, I only need the size of the battery of like this 14 kilowatt। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये बैटरी चार्ज हो जाएगी आपके सोलर एनर्जी से, और सोलर एनर्जी में इतनी पावर है कि इसको फुली चार्ज कर दे, यानी कि 31 किलोवाट तक ये बैटरी को चार्ज कर सकता है। उसके बाद ये बैटरी जो है डिस्चार्ज होगी अप टू दिसंबर, एंड अप टू द पॉइंट ऑफ 7.6 किलोवाट आवर। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट है वो एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उस सूरत में आपकी जो बैटरी का साइज होगा वो 14 किलोवाट जो है वो काफ़ी है। लेकिन जब आपने इसको रिपीट करना है, एवरी ईयर ये प्रोसेस रिपीट होगा। हम ये अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि ये एनर्जी रेडिएशन और सिस्टम ये सारा रिपीटिटिव है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। तो उस सूरत में यू हैव टू कंसीडर द डिस्चार्जिंग कंटिन्यूअस पीरियड, यानी कि लेट्स अज्यूम आपकी बैटरी आती है अक्टूबर के मंथ में, डिस्चार्ज होना शुरू होती है, यहाँ पे फुली चार्ज है, it will continue discharge till December, and from January to May as well। तो ये आपकी डिस्चार्जिंग ओवरऑल पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इस पूरे पीरियड में लोड को चूंकि आपने कंटिन्यूसली ऑपरेट कराना है, तो उस सूरत में आपको चाहिए उसमें एनर्जी तकरीबन 22 किलोवाट। ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिख दी, अमाउंट आपकी एक्चुअल है 21705.3। ठीक है, अब क्वेश्चन ये, क्या ये बैटरी दोबारा चार्ज हो सकती है आपके सोलर पैनल से? तो जो बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है, एनर्जी बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, उसमें ये है कि हमने जब इसको चार्ज करना है तो हमारे पास एबिलिटी हो कि हम एक्सटर्नल पावर सोर्स यानी ग्रिड को के बजाय हम इसको पूरा का पूरा चार्ज कर दें। तो हाँ, उसमें अगर हम ये इस पीरियड को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो सोलर से अवेलेबल है आफ्टर fulfilling the demand of the load for that period। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंस। तो इसमें आ रही है 31 किलोवाट। इसका मतलब ये है कि 31 किलोवाट में से अप टू 22 किलोवाट जो है वो बैटरी को चार्ज करने में सर्फ हो जाएंगे, और स्टिल देन यू विल हैव अप्रोक्सीमेट 10 किलोवाट आवर रिमेनिंग कैपेबिलिटी इन सोलर पैनल। ठीक है, तो सोलर पैनल्स में आपके पास स्टिल कैपेबिलिटी अवेलेबल होगी। तो ये है इसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस। बात समझ आ गई अब आपको? जी। सर मोर देन 1 ईयर के लिए भी यही प्रोसेस होगा अगर ये रिपीटेड प्रोसेस चलता रहेगा तो? रिपीटेड मैंने ये बताया ना, मोर देन 1 ईयर को आप कंसिडर करें यहाँ से। अब आप देखें, मेरा सिंपल एग्जांपल है, अगर आप जो मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं उसमें हो सकता है बीच में आपके पास चार्जिंग पीरियड भी आता हो, फिर डिस्चार्जिंग पीरियड आ रहा हो, फिर चार्जिंग पीरियड एंड देन फिर डिस्चार्जिंग पीरियड। तो आपने इसमें से फ्लो में देखना है कि मैक्सिमम डिस्चार्जिंग पीरियड क्या है, और फिर आपने ये भी देखना है कि जब वो चार्जिंग पीरियड आता है तो क्या वो बैटरी को फुली चार्ज कर सकता है कि नहीं। ठीक है,
ये एग्जांपल तो काफ़ी सिंप्लीफाइड एग्जांपल है समझने के लिए, क्योंकि इसमें डिस्चार्जिंग पीरियड जो है वो ऑल टुगेदर है, एंड देन जो चार्जिंग पीरियड है देन इट्स ऑल टुगेदर एज वेल। सो इट्स वेरी इजी टू डिज़ाइन सच अ सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सवाल मैंने तुमसे पूछा था आप लोगों से कि हमने 80 किलोवाट जो कैलकुलेट किया है बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, तो वो क्या क्या मतलब क्या है उसका, व्हाट डज इट मीन, कि हम उसको कैसे वैलिडेट कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसका सिंपल सा आसान तरीका ये है कि जो आपने ये जो एनर्जी जनरेशन की है यहाँ पे, नजर आ रहा है आपको, समझ आ रही है बात? हेलो। यस सर। ठीक है। जी सर, आ रहा नजर आ रहा। यहाँ पे आप 0.8 की जगह इसको कर दें 0.6। यहाँ पे 0.6 करने का मकसद ये है कि हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम 80 वाट की जगह 60 वाट का जो पैनल है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसको अगर आप सम अप करें, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज नाउ इक्वल टू दिस अमाउंट। अब आप इसमें देखें कि अगर बैटरी का साइज इसमें आपको थोड़ा हायर चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली आप ले सकते हैं। आपके यहाँ 22 के की जगह मैं 23 या 24 किलो वाट की बैटरी लगाना चाहूँगा, लगा लें। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये हो रहा है कि जब आपका इस पॉइंट पे आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, लेट्स से योर बैटरी इज फुली चार्ज्ड, इट कीप डिस्चार्जिंग। ठीक है, वो एनर्जी को डिमांड फुलफिल कर रहा है, एंड अगेन इट कम टू जनवरी, और ये अप टू दिस पॉइंट जो है बैटरी को कंप्लीटली डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है। लेकिन जब इसका चार्जिंग पीरियड आएगा, चार्जिंग पीरियड दिस वन, आप इस चीज को नोट करें, क्या ये बैटरी को फुली चार्ज कर सकेगा कि नहीं? बताएं। बताएं यार, क्या बात है? सर पैनल का साइज छोटा होगा, इसका मतलब वो लेट चार्ज करेगा ना। लेट नहीं चार्ज करे यार, आप लोग क्या कर रहे हो? क्लास ले भी रहे हो कि नहीं? बैठे नहीं हुए यहाँ पे? जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग मुझे? अब आप इसका देखें साइज क्या आ रहा है, चार्जिंग कैपेबिलिटी कितनी अवेलेबल है आपके पास? आपकी चार्जिंग कैपेबिलिटी जो है वो आपके डिस्चार्जिंग कैपेबिलिटी से कम है, यानी कि जब वो इस पीरियड में से पास आउट होगा तो आपकी बैटरी फुली चार्ज नहीं होगी। तो नेक्स्ट साइकिल में आपकी जो डिमांड है वो लोड को फुलफिल आपकी बैटरी नहीं कर पाएगी। ठीक है। एंड यू विल नीड एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक अ ग्रिड टू रिचार्ज द पैनल बैटरी, क्योंकि इस पीरियड में आपके पास सोलर पावर अवेलेबल एक्स्ट्रा नहीं है जिसका जो वो बैटरी को चार्ज कर सके। ठीक है। सो हेंस हमारे पास जो डिजाइन आया है 0.65 का, वो वैलिडेट करता है इस चीज को कि हमारा जो साइज है दैट शुड बी 80 वाट। और अगर आपने एनर्जी बैलेंसिंग का एग्जैक्ट आंसर देखना है तो देन यू हैव टू पुट ओवर हियर 0.650172, जो आपकी ये वैल्यू एरिया आपके पास निकला है। अब आप ये देखिएगा कि आपका जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पीरियड है वो दोनों बराबर आ जाएगा एग्जैक्टली। ये देखें, ये आपका चार्जिंग एनर्जी है और ये आपका डिस्चार्ज एनर्जी है। So this is what we call balancing the battery storage. So then they are equal. ठीक है, बात समझ आ गई? जी जी सर। सर यानी एरिया की वैल्यू बढ़ाया तो ये सिस्टम जो बैलेंस हो गया 0.650172। सिस्टम बैलेंस होने से मुराद ये है कि जितनी एनर्जी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा चाहिए बैटरी से, तो सोलर पैनल्स में इतनी कैपेबिलिटी होनी थी चाहिए कि जब इनका पीक सीजन आएगा एनर्जी का, जून जुलाई अगस्त में, तो उसमें इतनी एनर्जी वो जनरेट कर सकें जिससे आपकी बैटरीज भी फुली चार्ज हो जाए और आपको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं चाहिए हो। सो दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट।
ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बैटरी बैलेंसिंग। और ये मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकली इसको विजुलाइज कराया कि किस तरीके से इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यस चलें अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट का। उसमें ये है कि उसमें भी देखते हैं स्टोरेज जो है हाइड्रो पावर प्लांट की, उसको हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। चलें, जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है आपका वो कुछ इस तरीके से है कि गिवन, यहाँ पे जो है डाटा गिवन है पंप हाइड्रो पावर प्लांट का। ये जर्मनी में इस वक्त एग्जिस्ट करता है। उसका नाम है आपके पास गोल्डिस्थल, ठीक है, जर्मन नेम है। दिस इज अ गोल्डिस्टर हाइड्रो पावर प्लांट, या कह लें पंप हाइड्रो पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट नहीं है, सिर्फ स्टोरेज सिस्टम है यहाँ पे। ओके, अच्छा, इसमें जो अभी मैं डायग्राम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। इसमें जो अपर रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 12 मेगा मीटर क्यूब, और जो लोअर रिजर्वायर जो बेसिकली जो रिवर से फ्लो हो रहा है वाटर का वॉल्यूम, वो तकरीबन 19 मेगा क्यूबिक मीटर है। जो इसका हेड हाइट है वो 334 मीटर है, और मैक्सिमम और मिनिमम है 279 मीटर। ठीक है, इस सिस्टम में जो नंबर ऑफ टर्बाइंस लगे हुए हैं, दे आर 4 नंबर ऑफ टर्बाइंस, दे ऑल आर फ्रांसिस टर्बाइन। और जो टर्बाइन का ऑपरेशन से मुराद यहाँ पे ये है कि टर्बाइन ऑपरेशन का मतलब ये है कि जब पावर को वो जनरेट कर रहा होगा, तो जनरेशन के वक्त जब पानी इस्तेमाल हो रहा होगा, जो वाटर का फ्लो रेट होगा वो होगा 103.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और उस वक्त जो ये पावर टोटल तो नहीं, ये एक पर टरबाइन है, मतलब एक टरबाइन की जो पावर है वो 265 मेगावाट तक वो जनरेट कर सकेगा। इसी तरीके से अगर आपका पंप ऑपरेशन हो रहा है, पंपिंग का मुराद ये है कि जब स्टोर आप प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो उस वक्त जो आपका वाटर का फ्लो रेट होगा वो 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। और उस सूरत में आपकी जो पावर कंजम्पशन होगी वो 257 मेगावाट तक की होगी। अच्छा, जो जनरेटर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, टोटल जो जनरेटर लगे हुए हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स 2 हैं सिंक्रोनस मशीन, और इसमें एसिंक्रोनस जनरेटर जो हैं वो भी 2 हैं। इसमें पर सिंक्रोनस जनरेटर जो एपरेंट पावर है वो 331 मेगावाट एम्पेयर है। पावर फैक्टर इज 0.8, एंड फॉर एसिंक्रोनस मशीन आपकी जो एपरेंट पावर है पर मशीन वो है 312 मेगावाट एम्पेयर, और इसका पावर फैक्टर है 0.85। ठीक है, सिस्टम समझ आ गया? जी सर। अच्छा, इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रही है यहाँ पे। देयर इज नो हाइड्रो पावर प्लांट ओवर हियर, ये सिर्फ स्टोरेज सिस्टम है। तो यहाँ पे आपके पास तमाम मोटर्स और जनरेटर सिस्टम होंगे, पंपिंग के लिए भी और पावर जनरेशन के लिए भी। तो यहाँ पे पंपिंग, ये पाइप्स हैं पंपिंग के थ्रू। तो एट दिस हाइट वी स्टोर द, मतलब दे स्टोर द वाटर, दिस इज द वाटर रिजर्वायर। और इस रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है वो मैंने आपको बताया था 12 मेगा क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है स्टोर करने का, प्रेशर से जनरेट होता होगा सर। जी जी एग्जैक्टली, वाटर जो स्टोरेज सिस्टम है हाइड्रो वाटर स्टोरेज, उसी पे बेस करता है। बाज दफ़ा ये जी होता है, सर। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाई थी डायग्राम, उसमें ये होता है कि यहाँ पे भी मेन हाइड्रो प्लांट होता है, जिसको आप मीडियम हाइड्रो पावर प्लांट कहेंगे। तो यहाँ पे अगर वाटर फ्लो रेट तेज होगा तो वो उससे भी पावर जनरेट कर रहा होगा। जी और सर। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास स्टोरेज की भी कैपेबिलिटी होती है। लेकिन फॉर दिस साइट इन जर्मनी, यहाँ पे जो वाटर फ्लो रेट है इट्स नॉट सफिशिएंट, ना इसमें हाइट है ना इसमें फ्लो है। तो यहाँ पे आप वो जो हाइड्रो डैम तो नहीं इंस्टॉल कर सकते, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपने स्टोरेज सिस्टम जो है मैनुअली जो हाँ रिजर्वायर है ये वाला सिस्टम क्रिएट करके वाटर जी को सर।
स्टोर किया एंड देन यू कैन यूज दैट एज अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इट्स डिपेंड के व्हाई वी चूज दिस रिजर्वायर ओवर हियर। यहाँ पे हाइड्रो डैम तो नहीं है, मतलब उसका एडवांटेज हो जाता, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज इस सेंस में है कि आपके पास जो हाइट अवेलेबल है, ठीक है, एरिया हाइट अवेलेबल की है, वजह से ये सर। और उसमें ये है कि हो सकता है कि जो ग्रिड है ये सेंट्रलाइज लोकेशन या इसकी लोकेशन अच्छी हो स्टडी के लिहाज से ग्रिड को सपोर्ट करने के लिए। ओके, एंड आल्सो एज वेल एज यहाँ पे जो वाटर ऑफ वॉल्यूम है वो भी सफिशिएंटली अवेलेबल होगा स्टोर करने के लिए, यानी कि उसका सर ये कोई आपने विजिट किया था सर? जी सर कभी आपको इत्तेफाक हुआ विजिट करने का? नहीं, मैं इस एरिया में नहीं गया हुआ। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेट द टोटल एक्टिव पावर ऑफ पंप्ड हाइड्रो पावर प्लांट की टोटल पावर प्लांट इस की जो पावर क्या है, एक्टिव पावर कैपेबिलिटी। तो इसमें दो तरीके हैं, जो भी डाटा आपको गिवन है उससे आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आप जनरेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरेटर की कैपेबिलिटी के लिहाज से, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जनरेटर 4 हैं, इसमें से 2 जो हैं वो सिंक्रोनस जनरेटर हैं और 2 आपके पास जो है एसिंक्रोनस मशीन है। तो दोनों की अलग अलग एक्टिव पावर आप कैलकुलेट कर लें। तो सिंक्रोनस मशीन की जो एपरेंट पावर गिवन थी वो 331 मेगावाट एम्पेयर थी और उसका जो पावर फैक्टर था 0.8, और इसी तरीके से जो एसिंक्रोनस मशीन थी उसका पावर फैक्टर 0.85 है और इसकी जो पावर है 312 मेगावाट एम्पेयर है। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास टोटल जो कैपेबिलिटी आ जाएगी, एक्टिव पावर कैपेबिलिटी हाइड्रो प्लांट की, दैट वुड बी इक्वल टू 1060 मेगावाट। अदर वे अराउंड मैंने यहाँ पे डाटा में गिवन था कि टोटल जो यूँ कह लें जनरेशन पावर कि जब टरबाइनिंग का ऑपरेशन हो रहा होगा उस वक्त आप कितनी पावर को जनरेट कर सकते हैं पर टरबाइन, तो वो थी 265 मेगावाट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, क्योंकि 4 नंबर ऑफ टरबाइंस थे, सिंक्रोनस जनरेटर भी और एसिंक्रोनस जनरेटर बोथ विल जनरेट द पावर आउटपुट, तो कंबाइन इसकी पावर होगी 1060 मेगावाट। ठीक है, जी सर। सर इसमें पावर फैक्टर करेक्शन भी करते हैं सर? नहीं, पावर फैक्टर करेक्शन की जरूरत नहीं होती, अगर वो तो ग्रिड के लिहाज से होती है, ये पावर फैक्टर अच्छा जनरेटर का दिया हुआ है। सही सर। ठीक है, अगर ग्रिड की रिक्वायरमेंट होती है देन इट बेसिकली यहाँ पर करेक्शन नहीं कह सकते, लेकिन वजह यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल एसिंक्रोनस मशीन है तो इसको पावर लैगिंग पावर चाहिए होती है जो आपका जो नियर बाय सिंक्रोनस जनरेटर है उसी से फुलफिल कर लेता है। तो इस तरीके से हमारे पास ग्रिड के ऊपर जो है वो लोड नहीं पड़ता। ठीक है सर। जी सर। अच्छा जी सर एक से ज्यादा 4 से ज्यादा भी लगा सकते हैं जी जी बिल्कुल, जनरेटर? 4 से ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर क्या आपके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ में से डायग्राम को आप गौर से देखें तो आई एम नॉट श्योर आपको अगर नज़र आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप्स कितने हैं मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से हम उसको नहीं देख सकते, तो बेसिकली पाइपिंग पे भी डिपेंड करता है कि उसका ये एरिया कितना है, 10 to कितनी 15 availability होंगे है सर। फ्लो रेट की। जी सर ये 10 to 15 है सर आई थिंक। हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है फ्लो रेट की, मतलब कितना आप उससे पाइपिंग सिस्टम कितना इंस्टॉल कर सकते हैं, नंबर ऑफ पाइप कितना इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा चलें, सर यानी उसकी भी कैलकुलेशन होगी ना? यस यस ऑफ कोर्स वो होती हैं, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द अपर रिजर्वायर कंप्लीटली। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने फाइंड आउट करना वो टाइम के हम जो रिजर्वायर को अपलोड करें, सॉरी फिल करें अपहिल पे, और क्योंकि उससे फिर हम जब टाइम निकाल लेंगे तो हम फिर एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इनिशियली हम ये अज्यूम करते हैं कि अपर रिजर्वायर जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, तो सिंपल फार्मूला है वो फ्लो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। यहाँ हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम हमें पता है और हमें फ्लो रेट पता है। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं Kp हमारा फ्लो रेट है ऑफ वन टर्बाइन ड्यूरिंग द पंपिंग ऑपरेशन, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोरेज इज V। तो उस सूरत में हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा फ्लो रेट का, और हमें फ्लो रेट पता है कि पंपिंग के वक्त हमारा 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड था। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास टाइम आता है, टाइम डिफाइन करता है तकरीबन 37500 सेकेंड में ये फिल हो जाएगा अपर रिजर्वायर,
जो कि आवर्स में बनता है 10 आवर्स टू 25 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करें कि हमारा जो अपर रिजर्वायर अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उस वक्त हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल होगा इसके जनरेशन का, पावर जनरेशन में हमें कितना टाइम चाहिए। तो वी विल हैव द सेम फार्मूला ओवर हियर, ये सेम फार्मूला है, लेकिन यहाँ जो फ्लो रेट है वो हमारा अब चेंज हो जाएगा, वो अबाउट 103.3 मीटर क्यूब पर सेकंड होगा, जो कि टर्बाइनिंग के मुताबिक है। ठीक है, जो डाटा आपको गिवन है। तो उसके मुताबिक जो आपका टाइम निकलेगा वो तकरीबन 8 घंटे 4 मिनट है। तकरीबन 8 घंटे के करीब आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही फाइंड आउट किया है कि हम कितनी एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इन वन टर्बाइन साइकिल, यानी तो हमारी एनर्जी है वो पावर इनटू टाइम। तो हमारे पास पावर कितनी अवेलेबल है 1060 मेगावाट, और उस वक्त जो जनरेशन टाइम है दैट इज 8 आवर। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी जनरेशन अवेलेबल है दैट इज 8551 मेगावाट आवर। ओके, अच्छा जी, इसी के साथ अगर हम ये डिसाइड करें, ये कैलकुलेट करें कि एक दिन में हमें कितने टरबाइन साइकिल या पंपिंग साइकिल चाहिए होंगे। यहाँ पर साइकिल से मुराद यहाँ पे ये होगा कि कब पंपिंग प्लस टरबाइन साइकिल, जो पूरा एक साइकिल रिपीटिशन होगी, वो एक दिन में हम कितना प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब अगर कंप्लीटली एम्प्टी है so we fill it first and then we'll discharge it. So this is one cycle, and then we have to repeat it again, completely fill and then discharge it. So how many cycles we can perform it? Simple procedure है, आपके पास pumping time है which is about 10 hour, and then we have a generation time which is about 8 hour. आप इन दोनों को जमा कर दें तो टोटल टाइम आपके पास कितना आ जाएगा 18.483 आवर्स। ठीक है, तो तकरीबन ये बनता है 18 hours 29 minutes. So again when you have to calculate the cycle, just divide this divide 24 with this hours. तो आपके पास जो टोटल जो टरबाइन साइकिल है वो बन जाता है तकरीबन 1.3 साइकिल। ओके, यस सर। चलें बताएं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी शारिक। well, ये जो पंपिंग टाइम है हमारा, ये वो वाला यानी रिजर्वायर के अंदर जो हम पानी पंप करते हैं वो वाला टाइम है। पंपिंग टाइम या ये कंबाइंड साइकिल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? सर पंपिंग टाइम। पंपिंग टाइम जब उसको फिल करते हैं रिजर्वायर को। सर तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगी। तो वेस्ट है ना, थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, लेकिन इसकी जो एनर्जी वेस्ट है हम उस तरीके से नहीं कैलकुलेट करते। उसमें आप ये कह सकते हैं कि जब आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल होती है ग्रिड में तो वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप फिल करने के लिए। देन यस आई थिंक दिस इज आल्सो अ लॉसेस। अगर आप कैलकुलेट करके देखें यहाँ पे पंपिंग पावर कितनी गिवन है यहाँ पे मैंने बताई थी। तो यानी ग्रिड से जनरेशन पावर को हम ये देखें ना, पंपिंग पावर लिखी है 257 मेगावाट यूज करते हैं। अरे एक मिनट यार देख तो लो, पंपिंग पावर आपके पास कितनी है 257 वाट। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें, मुझे बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। जी सर 1028 1028। ठीक है, अगर आप एक्टिव पावर में लॉस निकालना चाहते हैं तो आपकी कितना आई थी 1060।
लेकिन ऑब्वियसली यू नीड देखो यहाँ पे कम पावर आप ले रहे हैं, इसमें लॉस आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एनर्जी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कम पावर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पावर को अपहिल करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें इसके पूरे आवर से, 10 आवर से मल्टीप्लाई करें, जो फैक्टर निकला वहाँ पे, ये आ गया ना। पंपिंग टाइम आपका 10 आवर है, आपने कहा 1028, इसको मल्टीप्लाई कर दें पंपिंग टाइम से, कितनी एनर्जी आ रही है बताइए। बताइए क्या आ रही है। सर 10,028। नहीं 10707 नहीं आएगी, राउंड तो करो ना सही तरीके से। सर 10.69 यस सर, 100707 आएगी सर। 0.6 है, 0.648 सर। ठीक है। यस सर। अच्छा अब इसको इसमें से माइनस कर दो ये वाली एनर्जी, -855 855 10707 में से ये आपका बेसिकली एनर्जी लॉस है 2156 सर 0.64। ठीक है। 2156 मेगावाट आवर आपकी एनर्जी लॉस में जा रही है, ठीक है। ओके चलें बताएं, और भी क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये जो हम पंपिंग करते हैं ये एट द सेम टाइम तो नहीं करते ना, जो यानी ग्रिड से ही हम पावर लेके उसको पंप करते हैं या नहीं? जी ग्रिड से ही पावर आती है, सेम टाइम से मराद नहीं होती। बेसिकली ये होता है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास जनरेशन हो रही है कांस्टेंट, ठीक है। अब आपके पास लोड है, इनिशियली ये कम है, फिर ये बराबर है, and it get a little bit higher, and then it get बराबर equal to the generation and it get reduced, ठीक है। ये टाइम कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ आपके पास टाइम आ जाएगा और यहाँ आपके पास पावर आ जाएगी। ये जो पावर है वो जनरेशन की है, और ये जनरेशन मैं ग्रिड में जनरेशन की बात कर रहा हूँ, पंपिंग की बात नहीं कर रहा। और ये आपके पास लोड है, ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो एरिया है, इस एरिया में आपके पास एनर्जी एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिस्टम में, अगर आपने जनरेशन कांस्टेंट रखनी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने बैलेंस करनी है, इसलिए या तो उसको जनरेशन को कंट्रोल करें या आप इसको पंपिंग के थ्रू सिस्टम में स्टोर करा लें। फॉर एग्जांपल यू हैव रिन्यूएबल एनर्जी ओवर हियर, ठीक है। लेट्स से यू हैव रिन्यूएबल एनर्जी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी है। आप अगर हो सकता है विंड टरबाइन आपको टर्न ऑफ करने पड़े, तो आप विंड टरबाइन को टर्न ऑफ नहीं करते, आप चाहते हो कि जी एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल है, मैं उसको किसी तरीके से स्टोर करवा लूँ, तो आप ये पंपिंग के थ्रू इस एनर्जी को यूज करके स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। फॉर द मोमेंट ऑफ दिस पीरियड अब आपके पास जो रिन्यूएबल पावर है या लोड है, दोनों की एनर्जी बराबर है, so you will not store anything, but what happen, आपके पास अगर लोड की डिमांड बढ़ जाए और रिन्यूएबल पावर कम है, तो टरबाइनिंग साइकिल के जरिए आप इस जो रीजन है आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी डिमांड है, आप उसको फुलफिल करेंगे, एंड देन इट्स कैन अगेन कांस्टेंट, ये वो डिपेंड करता है आपके क्या साइकिल है। तो अब ये वो साइकिल की जो बात कर रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ ये कह रहा है कि एक दिन में अगर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा ये फुली चार्ज होता है, तो आपके पास मैक्सिमम कंटिन्यूस जो ये पीक टाइम है, ये जो टाइम है, ये मैक्सिमम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 8 घंटे से ज़्यादा होगा तो ये पंपिंग का जो प्रोसेस है वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।
और अगर आपने पंपिंग करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये जो पीरियड है, जो रिपीटिशन होती है, फॉर एग्जांपल इस पीरियड को कह सकते हैं हम, ये 10 घंटे से छोटा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर ये दोबारा पीक पे चला जाएगा तो हो सकता है हम इसको फुली चार्ज ना कर सकें। तो इस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली तो पूरा एम्प्टी है रिजर्वायर, बाज़ दफ़ा पॉसिबल होता है कि ये पीक छोटा है 6 आवर के लिए, तो यू विल हैव सम एनर्जी रिमेनिंग इन हाइड्रो डैम, इस पंप स्टोरेज में। तो उसके लिए फिर अगेन आपके पास जो कम टाइम चाहिए होगा इस पूरे के पूरे मतलब रिजर्वायर को दोबारा फिल करने के लिए, ठीक है? तो ये फिर स्केड्यूल मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ये जो हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, ये पीक एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, और उसमें अगर हमारे पास एक्सट्रीम केसेस है तो मैक्सिमम हम 1.3 साइकिल्स जो है वो पॉसिबल कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, और मेरे ख्याल से कुछ लोग एब्सेंट है, अली भी एब्सेंट है आज, सिर्फ ऑन एक्सक्यूज मी करके सर। चला गया है। जी फराज बताओ। सर ये साइकिल वाली बात समझ नहीं आई जो एंड में बताई है आपने। क्या समझ नहीं आई? बताओ उसमें क्या मसला है? क्या यानी बताया? सर इसमें यानी 1.3 साइकिल का क्या मतलब है? आवाज आपकी कट गई थी इस वजह से। अभी तक क्या समझ आया बताओ जरा, बताओ अभी तक क्या समझ आया? सर आपने ग्राफ बनाया था ना, वो मैं देख ही रहा था, आपने एनोटेशन हटा दी। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये जनरेशन है आपके पास, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, लेट्स से कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फॉर द पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट है, लेकिन आपका लोड जो है वो वेरिएबल है, ठीक है? जब यस। आपका लोड कम होगा, जनरेशन ज़्यादा होगी, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा पावर अवेलेबल होगी। या तो आप रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को और टरबाइन्स को स्पीड स्लो करें, जो मैंने आपको मेथड बताया विंड टरबाइन में, या आप उस पावर को यूटिलाइज करके उसको स्टोर करवा लें। तो ये जो एनर्जी है जो मैंने यहाँ हाईलाइट की है, इसको आप पंपिंग ऑपरेशन के थ्रू स्टोर करवा सकते हैं। यस इस सर। तरीके से जो एनर्जी आपने स्टोर की है, उसको पीक पीरियड में जब आपके पास लोड जो है ज़्यादा होगा और जनरेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी से वो कम है, तो उसमें आप टरबाइनिंग के ऑपरेशन के लिहाज से उसको एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने ये टाइम कैलकुलेट किया है, ये दोनों टाइम एक्सट्रीम केसेस टाइम हमने कैलकुलेट किया है, हमने जो कहा है कि मैक्सिमम अगर हमारे पास रिजर्वायर फुली फिल है ऑलरेडी, तो हम उससे कितनी एनर्जी कितने टाइम के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो वो उसमें पावर भी गिवन है, कितने पावर की जनरेशन हम कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर अगर 8551 डिमांड है, ये डिमांड 8551 है, तो मैक्सिमम हमारे पास टाइम होगा वो 8 आवर होगा, ठीक है? तो यस उसके सर। लिए हमारे लिए सर्च ये है कि जो पीक पीरियड है ये 8 घंटे से ज़्यादा ना हो फॉर दिस अमाउंट ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि अदर वे अराउंड हमारे पे लोड शेडिंग करनी पड़ेगी, हमारे पास एक्स्ट्रा पावर जो वो है एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। उसी तरीके से अगर आपके पास जनरेशन टाइम, अब आपने पंपिंग भी तो करनी है, इसको दोबारा रिस्टोर करना है, तो इसका मतलब ये जो पीरियड है, ये वाला पीरियड, इस पीरियड में आपने एनर्जी को स्टोर करना है, तो ये पीरियड जो है वो 10 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए विद द अमाउंट ऑफ पावर मैंने कितनी बताई थी उसमें, एनर्जी के 10707 वॉट आवर है ना, यस सर। वॉट यस आवर। सर। 10 7 0 सर। ये एनर्जी अवेलेबल हो फॉर द पीरियड ऑफ 10 आवर। अगर इस 10 आवर से कम होगी, अब फॉर एग्जाम्पल एनर्जी तो है हमारे पास लेकिन टाइम हमारा 10 घंटे है, उससे अगर कम होगी तो हम रिजर्वायर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकेंगे, ठीक है? अगर ये हमारे यस सर। पास एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन हम बेसिकली अगेन मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो जनरेटर है उसकी कैपेबिलिटी वो कम है,
उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करिए। मैक्सिमम कैपेबिलिटी भी डिफाइन कर रही है कि आपका जो जनरेटर है मैक्सिमम पावर कितनी एट द मोमेंट यूटिलाइज करके स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पंप की कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है मेरे ख्याल से 1028 है। ठीक है, ये पंपिंग पावर है। तो दिस इज द मैक्सिमम पावर या इंस्टेंटेनियस पावर भी आपसे कहते हैं, द मैक्सिमम पावर जो अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल है तो हमें मिनिमम भी 10 घंटे चाहिए इसको फिल करने के लिए। अगर ऑब्वियसली इससे पावर हमारे पास ग्रिड में कम आ रही है, मतलब एनर्जी बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस सूरत में हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, अबाउट मेरे ख्याल से 11 आवर 12 आवर या इससे ज़्यादा, डिपेंड करता है इस अमाउंट क्या है। ठीक है, तो ये जो इम्बैलेंस है ये ज़्यादा ना हो, ताकि मतलब ज़्यादा अगर होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये डिमांड इंक्रीज होती है जल्दी, तो हमारे रिजर्वर्स जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं होंगे, तो ये जो पीक पीरियड है वो भी हम उसको फुली यूटिलाइज उसमें पावर इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें हैं यानी एनर्जी सर बैलेंसिंग की। जी सर, ये अगर पंपिंग के लिए अगर यानी डिले होगा तो उतना ही ज्यादा हमें जनरेशन में भी ज्यादा टाइम लगेगा। जी हाँ, ठीक है, ओके सर, यस सर। चलो फिर काफ़ी है।